सेरा और शक्ति डाइनिंग टेबल पर बैठे अद्विक और ईसा का इंतजार कर रहे थे। तभी सेरा शक्ति को देख बोला, तुम्हें क्या लगता है छोटी का क्या फैसला लेंगी? शक्ति बोला, पता नहीं, पर इतना पता है कि अगर ना कहने पर अद्विक टूट जाएगा। बेशक वो दिखाता नहीं है, पर वो बहुत प्यार करने लगा है उससे। इतने सालों बाद मैंने पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची खुशी और सुकून देखा है, जो सिर्फ ईसा के नज़दीक होने से होता है। उसकी बात सुनकर सेरा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, हाँ, यह तो सच है। इतने सालों बाद मैंने भाऊ को सच्चे दिल से मुस्कुराते देखा है। और दोनों चलकर डाइनिंग टेबल की तरफ आए तो सेरा और शक्ति ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। उन्होंने भी उन दोनों को विश किया। अद्विक और ईसा अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। सर्वेंट ने उन्हें नाश्ता सर्व किया तो सब नाश्ता करने लगे। सेरा और शक्ति अद्विक से पूछना चाहते थे कि ईसा ने शादी के बारे में क्या फैसला लिया, पर वो दोनों ईसा के सामने यह पूछकर उसे ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए चुप रहें और अपना नाश्ता करते रहें। पर अद्विक जानता था कि वो दोनों उससे बात करना चाहते हैं, इसलिए उससे नाश्ता करते हुए ही उनकी तरफ देखा और बोला, शक्ति, कल के लिए तैयारियां कर लेना और आज शाम को पंडित जी को बुला लेना। उसकी बात सुनकर दोनों उसे देखने लगे। वहीं ईसा ने भी एक नज़र उसे देखा और फिर अपना नाश्ता करने लगे। तभी सेरा बोला, पंडित जी को क्यों बुलाना है भाऊ? उसकी बात अद्विक ने ईसा को देखा और मुस्कुरा कर बोला, मेरी और यीशु की शादी का मुहूर्त देखने के लिए। उसकी बात सुनकर शक्ति और सेरा हैरान हो गए, पर फिर बात समझ वो दोनों खुश हो गए। तभी शक्ति एक्साइटेड में बोला, अरे वाह, फिर तो मैं अभी से तैयारियां शुरू कर देता हूँ और जिस जिसको बुलाना है सब लिस्ट भी बना लेता हूँ। उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसकी तरफ देखा और बोला, इस शादी में बस हम लोग होंगे और कोई नहीं। शक्ति बोला, मतलब? अद्विक बोला, मतलब मैं नहीं चाहता अभी इस शादी के बारे में किसी को भी पता चले। यह बोल उसने शक्ति को कुछ इशारा किया। वहीं उसका इशारा समझ शक्ति ने हाँ में गर्दन हिला दी। इस बीच ईसा ने कुछ नहीं कहा था, ना ही किसी की तरफ देखा था। वो सब भी उसकी हालत समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने भी उसे कुछ नहीं कहा और ना कुछ पूछा। नाश्ता करने के बाद अद्विक, सेरा और शक्ति अपने ऑफिस के लिए चले गए। वहीं ईसा अद्विक के स्टडी रूम की तरफ चली गई। ऑफिस में अद्विक अपना काम कर रहा था, पर आज उसके चेहरे की चमक अलग थी। तभी कोई उसके कैबिन का डोर नॉक करता है। अद्विक अपनी सर्द आवाज में कम इन कहता है तो शक्ति अंदर आया। सेरा भी उसके साथ ही था। दोनों जाकर अद्विक के सामने खड़े हो जाते हैं तो अद्विक उन्हें देख बोलता है, क्या अपडेट है? सेरा बोला, वो लोग अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं। और अद्विक बोला, और क्या? सेरा बोला, बड़े सर ने आपकी सगाई फिक्स कर दी है। उनके आने के 2 दिन बाद आपकी और तानिया की सगाई की डेट फाइनल की है। उसकी बात सुनकर अद्विक कुछ नहीं बोलता, बस बिना किसी भाव के उसे देखता है। तभी शक्ति बोला, इस सब में छोटी को कोई दिक्कत? अद्विक बोला, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें मैं होने ही नहीं दूंगा। मेरे रहते उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। शक्ति की बात काट कर अद्विक बोला। तभी उसकी बात सुनकर सेरा बोला, पर भाऊ, आपको पता है ना बड़े सर? तो अद्विक बोला, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। और तुम्हें लगता है मुझे उनके कुछ कहने से फर्क पड़ता होगा? मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने फैसले में खुद लेता हूँ। फिर वो शक्ति की तरफ देखकर बोला, शक्ति, शादी की तैयारियां करो, यह शादी कल ही होगी। और उससे पहले मैंने जो पेपर रेडी करने को कहा था वो हुए? यस सर। यह बोल शक्ति उसकी तरफ एक फाइल बढ़ा देता है। अद्विक भी फाइल लेते हुए बोला, ठीक है, अब तुम लोग कल की तैयारियां करो और हाँ, उस पर नज़र रखना। दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहाँ से चले गए। ऐसे ही काम करते करते शाम कब हो गई पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ ईसा सुबह से अद्विक के स्टडी रूम में थी। वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। उसने अद्विक से तो शादी के हाँ कह दिया, पर वो अपने पास्ट को लेकर बहुत बेचैन थी। जो भी उसके साथ हुआ, चाहे उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर वो फिर भी वो खुद की वजह से अद्विक की जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं चाहती थी। उसने सोच लिया था कि वो एक बार अद्विक से इस बारे में बात करेगी। शाम तकरीबन 7 बजे अद्विक घर आया। सेरा और शक्ति भी उसके साथ ही थे। वो दोनों अपने रूम में चले गए फ्रेश होने। अद्विक ने भी अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए, पर जिसकी उसे तलाश थी वो तो वहाँ थी ही नहीं। पर आज अद्विक परेशान नहीं हुआ। वो जल्दी से फ्रेश हुआ और कपड़े चेंज कर अपने कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा दिए। अद्विक ने स्टडी रूम में आकर देखा तो वो मासूम वहाँ थी, खिड़की के पास खड़ी बाहर देखते हुए किसी गहरी सोच में थी। उसे देखते ही अद्विक के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उस मासूम के चेहरे को देखते ही उसकी दिन भर की सारी थकान गायब हो जाई। अद्विक ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसे निहारने लगा।
इन सबसे अनजान ईसा तो अपने ख्यालों में इतना गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसके पास खड़ा आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए उसे निहार रहा है। अद्विक को जब लगा कि उसे उसके आने का एहसास नहीं हुआ तो उसने उसे पुकारा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अद्विक की बात सुनकर ईसा ने उसकी तरफ देखा और फिर सामने देखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसके बाद दोनों में खामोशी छा गई। कुछ टाइम बाद उस चुप्पी को तोड़ते हुए अद्विक बोला, कल हमारी शादी है। मैंने मंदिर में सब चीज़ों का इंतजाम कर लिया है। उसकी बात सुनकर ईसा ने उसकी तरफ देखा और हाँ में गर्दन हिला फिर सामने देखने लगी। पर वो कुछ बेचैन लग रही थी और उसके चेहरे की बेचैनी अद्विक से छुप नहीं पाई। अद्विक उसे देखते हुए बोला, कुछ कहना है? ईसा ने हाँ में गर्दन हिलाई और कुछ पल खामोश रहने के बाद बोली, आप एक बार और सोच लीजिए। अद्विक बोला, किस बारे में? ईसा बोली, इस शादी के बारे में। उसकी बात सुनकर अद्विक कुछ नहीं बोला, बस बिना किसी भाव के उसे देखता रहा। उसे कुछ न बोलता देख ईसा ने उसकी तरफ देखा और बोली, एक बार और सोच लीजिए, कहीं यह शादी कर आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? मैं आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई वार्डन नहीं बनना चाहती, इसलिए आपको एक बार और अपने फैसले के बारे में सोच लेना चाहिए। यह बोल उसने अपनी गर्दन झुका ली। उसकी बात सुनकर अद्विक ने गहरी सांस भरी और शांति से बोला, और आपको ऐसा किसने कहा कि आपसे शादी करके हम कोई गलती कर रहे हैं? ईसा बोली, किसी ने नहीं, हमने खुद सोचा। अद्विक बोला, वाह, हमें नहीं पता था कि हमारे ऑफिस जाने के बाद आप घर पर बैठकर यह सब फालतू बातें सोचती हैं। उसकी बात सुनकर ईसा की आंखें नम हो गईं। अद्विक ने उसके हाथ को पकड़ा और सोफे पर बिठाकर खुद उसके पास नीचे घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बोला, देखिए यीशु, यह शादी मैं अपनी मर्जी से अपने पूरे दिल से कर रहा हूँ और सच मानिए उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ जिंदगी भर के लिए, और खबरदार, आगे से आपने खुद को वर्डन कहा तो मेरे लिए आप वर्डन नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वो आशीर्वाद हो जो सालों की मिन्नतों के बाद मिलता है। यू आर ये ब्लेसिंग, नॉट ये वर्डन, सोना। अद्विक की बात सुनकर ईसा ने उसकी तरफ देखा और बोली, हमारा नाम ईसा है। अद्विक बोला, मुझे पता है आपका नाम ईसा है, पर मेरे लिए आप सोना हैं, मेरी सोना, सिर्फ मेरी। यह बोल अद्विक ईसा को एकटक देखने लगा। ईसा भी उसकी आंखों में देख रही थी। बहुत देर तक दोनों एक दूसरों की आंखों में एकटक देखते रहे। जब ईसा से अद्विक के नज़रों की तपिश सहन नहीं हुई तो उसने धीरे से अपनी पलकें झुका ली। उसकी यह अदा देख अद्विक मुस्कुरा दिया। वो खड़ा हुआ और ईसा को देख बोला, चलिए फ्रेश हो जाइए, फिर डिनर करते हैं, मैं भी चेंज करके आता हूँ। ईसा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहाँ से चली गई। अद्विक भी वहीं स्टडी रूम में फ्रेश होने लगा। कुछ देर बाद सब नीचे आए और डिनर कर अपने अपने रूम में चले गए। अद्विक ने भी ईसा को सुलाया और खुद सोफे पर लेट उसे देखते देखते सो गया। अगली सुबह अद्विक की आंखें खुली तो नजरें सीधे बेड पर गई, पर यह क्या? जिसे देखने की चाहत उसकी आंखों को थी वो तो वहां मौजूद ही नहीं थी। अद्विक ने रूम में इधर उधर देखा, फिर बाथरूम चेक किया, पर वो तो वहां थी ही नहीं। अब अद्विक को घबराहट होने लगी थी। अचानक उसके कदम बालकनी की तरफ बढ़ गए, पर ईसा वहां भी नहीं मिली। अद्विक की घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ईसा ऐसे सुबह बिना बताए कहीं भी नहीं जाती। अरे वो तो जब तक अद्विक उसे उठाए ना वो उठती भी नहीं है, पर आज पता नहीं सुबह सुबह वहाँ कहाँ चली गई। अद्विक नीचे जाने के लिए वापस मुड़ ही रहा था कि उसकी नज़र नीचे गार्डन में गई। एकाएक अद्विक के चेहरे पर अब तक जो बेचैनी थी उसकी जगह एक सुकून पसर गया। एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों पर खिल गई। ईसा नीचे गार्डन में थी। शक्ति और शेरा भी उसके साथ मौजूद थे, जो उसे योगा करवा रहे थे और साथ में एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे थे। एक बोल रहा था कि मैं उसे योगा करवाऊंगा, तो दूसरा बोल रहा था मैं। और वो बेचारी अपनी मासूम आंखों से टुकुर टुकुर उन दोनों को देख रही थी और उनकी हरकतों को देख मुस्कुरा रही थी। दरअसल शक्ति और शेरा सुबह उठकर गार्डन में योगा कर रहे थे। ईसा, जो आज अद्विक के उठने से पहले ही उठ गई थी, वो नहाकर जब बालकनी में खड़ी अपने बाल सुखा रही थी तो उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी, तो उन्हें देख वो भी नीचे उनके पास आ गई। वो मुस्कुराते हुए उनके पास आई और उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। उन दोनों ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। तभी ईसा उन्हें देखकर बोली। उसकी बात सुनकर शेरा बोला, हाँ क्यों नहीं। ईसा बोली, क्या मैं भी योगा कर सकती हूँ, पर मुझे आता नहीं है। यह बात उसने इतनी मासूमियत से कही कि दोनों मुस्कुरा दिए। तभी शक्ति जल्दी से अपनी सीट से उठकर बोला, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हें सिखाने के लिए। ईसा मुस्कुरा दी। फिर क्या, दोनों हो गए शुरू कि कौन ईसा को योगा करना सिखाएगा। वहीं हमारे अद्विक बाबू तो उस मुस्कान में ही खो गए हुए थे। अद्विक जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ गया
वो वहाँ गया और शक्ति और शेरा अभी भी लगे रहे थे। तभी अद्विक अपनी बात आवाज में बोला, क्या हो रहा है यहाँ? उसकी बात सुनकर सबने उसकी तरफ देखा। शक्ति ने मासूम सा फेस बनाया और अद्विक के पास जाकर बोला, देखो ना अद्विक, छोटी को योगा सिखाना है कि कैसे करते हैं, पर यह शेरा का बच्चा मुझे उसे सिखाने नहीं दे रहा। उसकी बात सुनकर शेरा भी जल्दी से आगे आया और बोला, नहीं भाऊ, मैं तो छोटी के कहने पर उसे सिखाने वाला था, पर यह मुझे उसे सिखाने नहीं दे रहा। बोल रहा है यह छोटी को योग सिखाएगा जिसे खुद अच्छे से नहीं आता। शक्ति बोला, तुझे किसने बोला कि मुझे नहीं आता? शेरा बोला, और नहीं तो क्या, तुम तो खुद भाव से सीखते हो, तो तुम क्या छोटी को सिखाओगे? तो शक्ति बोला, शेरा के बच्चे चुप कर जा, मैं शेरा का बच्चा नहीं शेरा हूँ, मेरे बच्चे आने में अभी बहुत टाइम है। उसकी बात सुनकर शक्ति या अद्विक कुछ कहता उससे पहले उनके कानों में एक प्यारी सी हंसने की आवाज़ पड़ी। सबने आवाज़ की दिशा में देखा तो ईसा उन्हें ऐसे लड़ते देख बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे ऐसे हंसते देख वो तीनों भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। अद्विक तो उसकी हंसी में कहीं खो सा गया। हवा से उड़ते उसके बाल, हंसने की वजह से गालों में पड़ते डिंपल, बंद आंखें वो इतनी दिलकश लग रही थी कि अद्विक सुध-बुध खोए उसकी हंसी में खो गया। कुछ टाइम बाद हंसते हुए जब ईसा उन तीनों को एक देखती है तो वो तीनों उसे ही एकटक देख रहे थे। यह देख वो अपनी हंसी कंट्रोल कर शांत हो जाती है। तभी शेरा उसे देखकर बोला, छोटी चुप क्यों हो गई? हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो, हमेशा ऐसे ही हंसती रहा करो। उसकी बात सुनकर ईसा फीका सा मुस्कुराई और बोली, आज तक हंसने की कोई वजह ही नहीं मिली। यह बोलकर वो बिना उन तीनों को देखे वहां से अंदर चली जाती है। वो तीनों बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। उन्हें भी उसकी बात का मतलब समझ आ गया था, पर वो कुछ नहीं कह सकते थे। अद्विक उसे ऐसे उदास देखकर बहुत बेचैन हो गया था। वो एकटक उसे देख रहा था। यहाँ से ईसा गई थी, तभी शक्ति की आवाज़ उसके कानों में पड़ी जो उसे देखकर बोल रहा था, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, 11 बजे तक हमें वहां पहुंचना है। अद्विक ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे ईसा की फिक्र हो रही थी। वो रूम में पहुंचा पर ईसा वहां नहीं थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी और साथ में ईसा के सिसकने की भी। अद्विक बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ दरवाज़ा खटखटाने के लिए उठाया, पर फिर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और जाकर सोफे पर बैठ गया और ईसा का इंतजार करने लगा। कुछ टाइम बाद ईसा बाथरूम से बाहर आई। अद्विक जो उसका ही इंतजार कर रहा था, उसने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर उस तरफ देखा तो ईसा को देख उठकर उसकी तरफ बढ़ गया। वो ईसा के सामने जाकर खड़ा हो गया। ईसा ने अद्विक को अपने सामने देखा तो उसे एक नज़र देख वो उससे अपनी नज़रें चुराने लगी। अद्विक, जिसका पूरा ध्यान ईसा पर ही था, उसने उसकी लाल आंखों को देख लिया था जो एकदम पूरी तरह से लाल थी। इसका मतलब था कि यह लड़की रोई है। अद्विक ने उसे खुद से नज़रें चुराते देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और बोला, मेरी तरफ देखिए ईसु। पर ईसा अभी भी सिर झुकाकर बैठी हुई थी। उसने अद्विक की तरफ नहीं देखा तो अद्विक फिर बोला, लुक एट मी सोना। यह बोल उसने ईसा का चेहरा हाथों में भरा और ऊपर किया तो अद्विक के दिल में एक टीस सी उठी, क्योंकि ईसा के चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और आंखें पूरी तरह लाल थी। अद्विक ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, बस बच्चा, रोते नहीं। मैं जानता हूँ कि सब कुछ भूलना आसान नहीं है, पर तुम कोशिश तो कर सकती हो ना। उसकी बात सुनकर ईसा रोते हुए बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर बार बार वही सब याद आने लगता है। मैं चाह कर भी सब भूल नहीं पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि फिर वो आएगा और फिर वो सब। यह बोलो फिर रोने लगी। अद्विक ने उसके बालों को सहलाया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अब वो तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हारी परछाई तक नहीं छू सकता, समझी। अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो तो तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम तक पहुंचने से पहले सबको मुझे से होकर गुजरना होगा। यह बोल अद्विक चुप कर गया, पर ईसा अभी भी उसके सीने से लगी सिसक रही थी। अद्विक उसके बालों को सहलाकर उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद ईसा शांत करने के बाद अद्विक ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, चलिए अब चुप हो जाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हमें मंदिर भी जाना है। मंदिर का नाम सुनकर ईसा को याद आया कि आज उसकी और अद्विक की शादी है। वो गौर से अद्विक को देखने लगी। अद्विक ने उसे खुद की तरफ ऐसे देखते पाया तो उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं? ईसा ने कुछ नहीं कहा, बस ना में गर्दन हिला दी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई, जो पहले ही अद्विक ने मंगवा लिए थे। उसे जाने के बाद
अद्विक ने दरवाजे की तरफ देखा और खुद से बोला, जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं, पर मैं आपको कैसे बताऊं ईशु कि आप मेरे जीने की वजह बन गई हैं। पहली बार आपको देखते ही आप मेरे दिल में उतर आई थी। मेरी यह सांसें अब तो आपको देखकर ही चलती है। अगर आप मुझसे दूर हुई तो सांसें थम जाएंगी, पर अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आप अभी कुछ समझने की हालत में नहीं हैं। यह बोल उसने गहरी सांस ली और उठकर अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। अद्विक सेरा और शक्ति के साथ हॉल में खड़ा ईसा का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी तो वहीं थम गई। वो एक टक सीढ़ियों से नीचे आती अपनी ईशु को देखने लगा, जो लाल रंग के अनारकली सूट में खुले बालों के साथ आंखों में काजल लगाए बिना मेकअप के भी सादगी में उसका दिल धड़का रही थी। वो बेखौफ शौक निगाहों से ईसा को देख रहा था। शक्ति और सेरा जो उसके पीछे ही खड़े थे एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। शक्ति ने अद्विक के कंधे पर धीरे से मारा और बोला, भाई तेरी ही है, ऐसे ताड़ तो मत। उसकी बात सुनकर अद्विक होश में आया और इधर उधर देखने लगा। शक्ति और सेरा को उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। ईसा आकर उनके पास खड़ी हुई तो शक्ति ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, बहुत अच्छी लग रही हो। ईसा बस धीरे से मुस्कुरा दी। सब लोग बाहर आए और गाड़ी में घर से निकल पड़े। सेरा ड्राइव कर रहा था और शक्ति उसके पास पैसेंजर सीट पर बैठा था। वहीं अद्विक और ईसा पीछे की सीट पर थे और उनकी गाड़ी के आगे पीछे 4-4 गाड़ियां गार्ड्स की चल रही थीं। अद्विक का ध्यान ईसा पर ही था, जो खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट साफ दिख रही थी। साथ ही वो अपने हाथ आपस में मरोड़ रही थी, जिसे देख अद्विक ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। ईसा ने उसकी तरफ देखा तो वो उसकी आंखों में देखकर बोला, रिलैक्स, शांत हो जाइए, क्यों इतना घबरा रही हैं। ईसा ने अद्विक की आंखों में देखा। वो बोलना तो कुछ चाहती थी, पर होठों से लफ्ज ना निकले। उसने वापस चेहरा खिड़की की तरफ किया और बाहर देखने लगी। अद्विक उसकी बेचैनी, उसकी घबराहट सब समझ रहा था, पर वो शांत ही रहा। हाँ, पर उसने ईसा का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसे मजबूती से पकड़े बैठा रहा। लगभग आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने रुकी। ईसा ने एक नज़र बाहर देखा और फिर अद्विक की तरफ देखने लगे। उसे देख अद्विक धीरे से मुस्कुरा दिया और गाड़ी से बाहर आ गया। उसने ईसा की साइड का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे भी बाहर निकाला। तभी मिस्टर बजाज, अद्विक का वकील, उनके पास आया और बोला, सर, सब रेडी है। अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई और ईसा का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर जाकर दोनों मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने खड़े हुए। उन्होंने एक पेपर अद्विक की तरफ बढ़ा दिया। अद्विक ने अपने कोट की पॉकेट से पेन निकाला और पेपर्स पर साइन कर दिए। उसने पेन ईसा की तरफ बढ़ा दिया। उसने पेन पकड़ा और एक नज़र अद्विक को देख गहरी सांस भरी और फिर पेपर पर साइन कर दिए। उसके साइन करते ही अद्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुरा दिया। आखिरकार उसकी मोहब्बत अब उसकी हो गई थी, हमेशा के लिए। गवाहों की जगह पर शक्ति और सेरा ने साइन किए। सेरा और शक्ति भी उन्हें देख खुश हो गए। शक्ति ने अद्विक के गले ला और उसे बधाई दी। सेरा ने भी अद्विक के गले लगकर उसे बधाई दी, पर ईसा खामोश सी बस नजरें झुकाकर खड़ी थी। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें उनकी शादी का सर्टिफिकेट मिला तो सब फिर गाड़ी में बैठ वहां से निकल गए। कुछ टाइम बाद उनकी गाड़ी मंदिर के बाहर आकर रुकी तो सब अंदर की तरफ चल पड़े। सेरा ने मंदिर की एक साइड खाली करवा दी थी। यहाँ अद्विक और ईसा की शादी थी। पूरी जगह को अद्विक के गार्ड्स ने घेर रखा था। पूरी तैयारियां पहले ही हो चुकी थी। अद्विक ईसा को लेकर वहां बने मंडप में बैठ गया तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू की। पंडित जी ने वरमाला की रस्म के लिए दोनों को खड़े होने के लिए कहा तो अद्विक और ईसा अपनी जगह पर खड़े हो गए। शक्ति ने 2 मालाएं उनकी तरफ बढ़ा दी जो गुलाब के फूलों से बनी हुई थी। पहले अद्विक ने ईसा को वरमाला पहनाई और फिर ईसा ने अद्विक को। शक्ति और सेरा के साथ अद्विक के गार्ड्स भी खुश हो गए। आखिर इनके गुस्सैल बॉस की शादी हो रही थी। अब शायद बेबी आने के बाद वो गुस्सा कम कर दें। सभी गार्ड्स यही सोच रहे थे। अद्विक और ईसा फिर मंडप में बैठ गए तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे दोनों वैसे ही करते गए। सेरा ने अद्विक के गले में एक गुलाबी रंग का सोफा डाला तो पंडित जी ने वहां एक लड़की से अद्विक और ईसा का गठबंधन करवाया। शक्ति ने ईसा का बड़ा भाई बनकर उसका कन्यादान किया। यह देख ईसा की आंखों से आंसू बहने लगे तो शक्ति ने उसके आंसू पोंछ उसे ना रोने के लिए कहा। फिर दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। अद्विक ने ईसा के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र और उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा। तभी पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। उनकी बात सुनकर सभी खुश हो गए। दोनों ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया क्योंकि दोनों के घर वाले उनके बड़े उनके साथ नहीं थे। उसके बाद सब घर की तरफ निकल गए।
ईसा अभी भी खामोश थी। घर से निकलने के बाद उसे कोर्ट मैरिज और मंदिर में शादी होने तक उसने कुछ भी नहीं कहा था। अभी भी वो बस चुपचाप गाड़ी में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी खामोशी अद्विक की बेचैनी बढ़ा रही थी। शक्ति और शेरा भी इस चीज को महसूस कर रहे थे, पर इस समय उन्होंने कुछ ना बोलना ही सही समझा। जब अद्विक से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक बटन दबाकर गाड़ी में पार्टीशन कर दिया। अब आगे और पीछे की सीट के बीच एक कांच की दीवार थी, जिसके इस तरफ ना तो कुछ देखा जा सकता था ना ही सुना। अद्विक ने ईसा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, ईसा, क्या हुआ? ईसु, क्यों इतनी परेशान हो? ईसा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से नजरें झुकाकर बोली, नहीं तो मैं ठीक हूँ। अद्विक बोला, अच्छा तो फिर आप इतनी खामोश क्यों हैं? जब से हम घर से निकले हैं आपने तब से कुछ भी नहीं कहा है। क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? उसकी बात सुनकर ईसा की आंखें नम हो गई और वो गर्दन झुकाए धीरे धीरे सिसकने लगी। अद्विक के कान में जब उसकी सिसकियां पड़ी तो उसने उसका चेहरा हाथों में भर कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू देख अद्विक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने ईसा के आंसुओं को साफ किया और घबरा कर बोला, क्या हुआ ईसु? आप रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? जो हमारी कोई बात आपको बुरी लगी? बताइए ना ईसु, क्या हुआ है? बच्चा, ईसा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और अटकते हुए बोली, हमें डर लग रहा है। अद्विक बोला, क्या हुआ? क्यों डर लग रहा है आपको? उसकी बात सुनकर ईसा फिर बोली, आकाश ने शादी के बाद रात को हमारे साथ, क्या आप भी वैसे ही हमारे साथ? उसकी बात पूरी होने से पहले ही अद्विक ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। वो उसकी हालत समझ रहा था, बहुत कुछ झेला था उसने, इसलिए उसका डरना लाजमी था। अद्विक ने धीरे से उसके बालों को चूमा और उसे शांत कराते हुए बोला, ईसु बच्चा, आप मेरी ईसु हो, मेरी सोना और अब मेरी बीबी, मेरी अर्धांगिनी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको तकलीफ दूंगा? आपके साथ उस आकाश के जैसे। यह बोल अद्विक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ईसा अभी भी उसके सीने से लगी सिसक रही थी। अद्विक ने गहरी सांस ली और उससे थोड़ा अलग होकर उसका चेहरा हाथ में भरकर बोला, ईसु, मुझे पता है आपने बहुत कुछ सहा है, पर मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, और जो आपको तकलीफ देने की कोशिश करेगा उसे मैं जान से मार दूंगा। यह बोल उसने प्यार से ईसा का माथा चूम लिया और उसे फिर अपने सीने से लगा लिया। ईसा भी अब शांत हो चुकी थी। उसके मन का डर कहीं न कहीं अद्विक की बातें सुनकर कम हो गया था। उस आकाश के साथ उसने इतना कुछ झेला था, उसका डरना भी लाजमी था, पर अद्विक ने अपने प्यार और मोहब्बत से उसे शांत करवा दिया था। लगभग आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी कपूर हाउस पहुंची। ईसा अभी भी अद्विक के सीने लगी हुई थी और अद्विक उसके बालों को सहला रहा था। गाड़ी रुकने पर अद्विक ने बाहर देखा और फिर ईसा की तरफ, जो आंखें बंद किए उसके सीने से लगी हुई थी। अद्विक ने प्यार से उसके बालों को चूमा और बोला, ईसु, सोना, घर आ गए हम। उसकी बात सुनकर ईसा उससे अलग हुई और बाहर देखने लगी। अद्विक गाड़ी से बाहर निकला और ईसा की साइड का दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़ उसे भी बाहर निकाला। शक्ति और शेरा भी वहीं थे। अद्विक का ईसा का हाथ पकड़े ही अंदर की तरफ बढ़ गया। वो दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अंदर से एक रफ्तार आवाज आई, वहीं रुक जाइए। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।